हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं जापान की व्यवस्थापिका, जिसे डाइट कहते हैं। आप ये जानते हैं कि दुनिया भर की व्यवस्थापिकाओं का काम कानून का निर्माण करना है। बुनियादी कार्य में समानता के बावजूद भी दुनिया के अलग अलग देशों में जो व्यवस्थापिकाएं हैं, उनकी संरचना और कार्यशैली में कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर मिलता है। हर देश की व्यवस्थापिका अपने देश की परिस्थितियों, संवैधानिक आदर्शों और ऐतिहासिक मूल्यों के अनुरूप निर्मित होती हैं और काम करती हैं। अलग अलग नाम भी हैं। भारत में संसद कहते हैं, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, जापान में डायट कहलाती है, रूस में इसे ड्यूमा कहते हैं, इजराइल में ये नेसेट कहलाती है। तो ऐसे अलग अलग देशों में नाम अलग अलग हैं, लेकिन है ये सरकार का एक अंग जिसे व्यवस्थापिका कहा जाता है, और इसका मुख्य काम है वो कानून का निर्माण करना है। यद्यपि अलग अलग फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में व्यवस्थापिका की जो जिम्मेदारियां हैं वो घटती बढ़ती रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं जापान की व्यवस्थापिका अर्थात डायट की। सबसे पहले तो जो जापान की व्यवस्थापिका या डायट द्विसदनात्मक है। कहीं एक सदनात्मक मिलती है, कहीं द्विसदनात्मक मिलती है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ की जो संसद या व्यवस्थापिका में दो सदन हैं। एक प्रतिनिधि सदन है और दूसरा सभासद सदन, या जिसे हाउस ऑफ काउंसलर्स कहते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रतिनिधि सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जापान का जो प्रतिनिधि सदन है ये लोकप्रिय सदन है। जिस तरह भारत में लोकसभा है उसी तरह से तो प्रतिनिधि सदन में 480 सदस्य होते हैं, जिनमें 300 सदस्यों का चुनाव एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र द्वारा होता है। एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र से हमारा अभिप्राय है ऐसा चुनाव क्षेत्र, प्रतिनिधि सदन का एक ऐसा जो चुनाव क्षेत्र जिससे एक सदस्य का ही चुनाव होता है। यद्यपि उस एक सीट के लिए बहुत से उम्मीदवार खड़े होते हैं। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो ऐसे 543 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिनसे एक एक उम्मीदवार जीत कर आता है। जैसे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र, अब यहाँ खड़े तो कई लोग हुए थे, जैसे कांग्रेस से एक यहाँ गुर्जर जी हैं कोई, वो खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी से जो महारानी खड़ी हुई थी जयपुर की, तो इन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन जीत कर एक ही गए हैं। और भी उम्मीदवार खड़े हुए होंगे निर्दलीय पार्टियों से। तो प्रतिनिधि सभा में भी इसी तरह से वहाँ 300 सदस्यों का चुनाव तो एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र से होता है। शेष जो 180 सदस्य हैं उनका चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली द्वारा होता है। तो ये जो निर्वाचन की अलग अलग विधियां हैं, जो पहली विधि है जिसमें यहाँ 300 सदस्यों का चुनाव हो रहा है, और भारत में तो सभी सीटों यानी कि लोकसभा की सभी सीटों का चुनाव इसी तरह होता है। तो यह जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहलाता है, जिसके सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, जिसको वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो सूची प्रणाली होती है उसमें राजनीतिक दलों को जितना भी मत मिलता है, यानी कि वोटिंग परसेंटेज में उनको जितना हिस्सा मिलता है, उस हिस्से के अनुरूप उन्हें सीटें आवंटित कर दी जाती हैं। अर्थात किसी भी राजनीतिक दल को, माना कि किसी को कुल वोट का 25% मिला है, तो उसको 180
का जब 25% निकाल दिया जाएगा, उतनी सीटें उस राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के जरिए भरी जाएंगी। ये हम बात कर रहे हैं 180 सीटों में। 300 सीटें तो एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र के द्वारा भरी जा चुकी हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जापान में व्यवस्थापिका का जो उच्च सदन है, वो जो लोकप्रिय सदन है जिसे हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं, उसकी जो 480 सीटें हैं वो दो तरीके से भरी जाती हैं। यानी कि उन दो तरह की चुनाव प्रणाली का इस्तेमाल होता है। एक एकल सदस्य चुनाव प्रणाली है जिसके जरिए 300 सीटें भरी जाती है। दूसरा 180 जो सदस्य हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के जरिए पूरी होती हैं। अब इसी में ही है कि भाई जो योग्यता की बात है तो वह जापान का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, यानी कि जापान का की भूमि पर जन्मा हो, या जापान की जो दंपति है उनकी पैदाइश हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। प्रतिनिधि सदन अपने स्पीकर का चुनाव करता है, कि जो उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है उसका चुनाव करता है। फिर बात आती है सभासद सदन, हाउस ऑफ कंसुलर्स। ये एक तरह से पार्षद सदन है। ये वहाँ का उच्च सदन है, जिस तरह अपने यहाँ राज्यसभा है, या ब्रिटेन में लॉर्ड सभा है, या फिर अमेरिका में सीनेट है। तो सभासद सदन की कुल सदस्य संख्या 252 होती है। इनमें 152 सदस्यों का चुनाव भौगोलिक आधार पर होता है और 100 सदस्य संपूर्ण राष्ट्र द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये ऊपर की तरह ही है। यहाँ 152 सदस्य एक तरह से एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र, और 100 सदस्य हैं वो सूची प्रणाली के जरिए आते हैं। सभासद सदन का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है, जबकि प्रतिनिधि सदन का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु जरूरी है। यह एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता। इस सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। आधे सदस्य 3 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। सभासद सदन का अपना एक सभापति होता है। सदन के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं। तो ये बात रही है दूसरे सदन के बारे में। अब बात आती है कि वहाँ की व्यवस्थापिका अर्थात डाइट की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। पहला तो हमने आपको बताया कि दुनिया की हर व्यवस्थापिका का काम है कि वो कानून का निर्माण करे अपने देश के लिए। तो यही काम जापान की डाइट का भी है। यद्यपि जापान की डाइट कानून बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखेगी कि वो संविधान सम्मत हो। अगर वो संविधान के विरुद्ध जाकर किसी भी कानून का निर्माण करती है तो फिर वो कानून रद्द घोषित किया जा सकता है। वहाँ की जो न्यायपालिका है उसके पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है और उसके ज़रिए वो कानूनों का परीक्षण करती है और वो ये देखती है कि ये कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है। यदि नहीं है तो फिर वो उसे समाप्त घोषित कर सकती है। फिर है दूसरा काम है सरकार पर नियंत्रण का करना। हमने बताया था इससे पहले के वीडियो में कि जापान में संसदीय शासन प्रणाली है और जहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और ये उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन का होता है। अर्थात ये जो व्यवस्थापिका या डाइट के जो सदस्य होते हैं वो सरकार से सवाल पूछते रहते हैं और जो अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। प्रश्न पूछना, तो ये सब इनके ज़रिए सरकार पर नियंत्रण रखती है डाइट। अगला जो वित्तीय कार्य है, वित्तीय कार्य का मतलब है कि जो बजट है उसको पारित करने का काम व्यवस्थापिका का है। सरकार
अपने खर्चों को बताती है, उनको एक्जाई करके जोड़ के, और जो वहाँ की डाइट के पटल पर रखती दोनों सदनों में, और उन्हें ये प्रतिनिधि सदन में प्रस्तुत करती। दोनों सदनों का, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, वहाँ जो सभासद सदन का बजट को पारित करने में कोई भूमिका नहीं है। तो जब प्रतिनिधि सभा में रखा जाता है तो उस पर बहस होती है, और फिर उसके बाद जब वो उस बजट को पारित कर देती है तो एक तरह से सरकार को जो राजकोष से या संचित निधि से पैसे निकालने की अनुमति मिल जाती है। फिर है संविधान संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन का कार्य यही है कि भाई जो संविधान में संशोधन के कार्य में डाइट की भूमिका ही सबसे ज़्यादा है। किसी भी संविधान संशोधन प्रस्ताव को पहले डाइट के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना होता है। उसके बाद प्रस्ताव लोक निर्णय के लिए मतदाताओं में जाता है। कुल मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत का समर्थन यदि संशोधन प्रस्ताव को हासिल हो जाता है तो सम्राट तुरंत ही उस संशोधन को संविधान का अभिन्न अंग घोषित कर देता है। अल्टीमेटली संविधान संशोधन का जो अधिसूचना है वो जारी होती है सम्राट के जरिए, लेकिन ये काम करती है व्यवस्थापिका। पहले वो अपने दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से पारित करते हैं, उसके बाद वह प्रस्ताव लोक निर्णय के लिए मतदाताओं के पास जाता है और फिर वहाँ वोटिंग होती है, और जितने भी मतदाता वोट करते हैं अगर उन बहुमत का समर्थन यदि संशोधन प्रस्ताव को मिल जाता है तो सम्राट तुरंत ही उसे संविधान संशोधन का मान लेते हैं। तो जापान का जो संविधान है एक तरह से कठोर संविधान है, इसीलिए वहाँ बहुत कम संशोधन हुए हैं। लोक निर्णय इसलिए अपनाया जाना आसान है क्योंकि जापान एक छोटा देश है, कम आबादी वाला देश है, तो वहाँ लोगों का जो जनमत है उसका आकलन करना सहज है। अगर हम भारत के संदर्भ में ये बात करें तो यहाँ इतनी बड़ी आबादी है कि हम अगर लोगों की सहमति लेने लगें संविधान संशोधनों के ऊपर तो फिर वो प्रोसेस बहुत लंबी खिंच जाती है। डाइट का जो अगला कार्य, जो न्यायिक कार्य है, वो है कि कदाचार के जो आरोपी हैं, कदाचार या जो भ्रष्टाचार के आरोपी न्यायाधीश हैं, उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 64 में तय प्रक्रिया का पालन करते हुए डाइट के दोनों सदन महाभियोग की प्रक्रिया अमल में लाते हैं। तो ये जापान की डाइट के या व्यवस्थापिका के काम हैं। उसकी सदन संरचना, चुनाव, योग्यता के बारे में हमने बात की है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे, और अगर कहीं इसमें कमी रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।